रिस्क है तो इश्क है। ब्याज पे पैसा उठाते हैं, फिर वो पैसा वापस करने के लिए ब्याज पे और पैसा उठाते हैं। 10 लाख करोड़, जी हाँ, इतना अमाउंट जिसके जीरोस गिनने में भी अधिकांश लोगों से गलती हो जाए। इतना बड़ा स्कैम भारत में किया जा रहा है। एक ऐसा स्कैम जो भारत की इकोनॉमी को, यहाँ के लोगों को, बिजनेस को बर्बाद करने के लिए काफी था। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं इस स्कैम के बारे में। क्या था ये स्कैम, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए और हाउ इंडिया फॉट अगेंस्ट इट। Today we were looking at Indian brands and Nirav Modi was that brand. I'm not going to get an answer. The answer will be given to the judge. इस वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक टर्म को समझने की आवश्यकता है और वो है NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आम भाषा में कहें तो वो पैसा जो कंपनीज को लोन में दिया जाता है बैंक्स के थ्रू, लेकिन जिसकी कोई EMI 90 दिन तक बैंक रिसीव नहीं करता। यानी एक तरह से वो पैसा डूब जाता है और बैंक्स के लिए जाहिर सी बात है वो नॉन प्रॉफिटेबल होता है। इंडिया काफी टाइम से इस NPA क्राइसिस का शिकार था। NPAs यानी बैड लोन्स इतने बढ़ जाना किसी भी इकोनॉमी के लिए खतरनाक था और उसके फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 2022 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह अनाउंस किया कि 2017 से 2022 तक 10 लाख करोड़ NPA को राइट ऑफ कर दिया गया है, जिसपे हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अपोजिशन ने नाराजगी जताई कि सरकार फार्मर्स के लोन्स को तो माफ नहीं करती लेकिन बिजनेसेस के लोन्स को वो कर रही है। जिसपे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि राइट ऑफ करना और वेव ऑफ करना अलग अलग होता है। राइट ऑफ यानी इस NPA को एक्नॉलेज करना, एक्सेप्ट करना और रिड्यूस करने की कोशिश करना, जबकि वेव ऑफ यानी इस सारे नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स यानी बैड लोन्स को माफ कर देना। 2014 में अचानक से NPAs का अमाउंट ग्राफ पे राइज करता हुआ दिखा जब सरकार बदली और मोदी गवर्नमेंट सेंटर पर आई। RBI के हिसाब से जब बैंक्स द्वारा ये फ्रॉड किया गया और जब ये पकड़ा गया उसके बीच 57 मंथ्स यानी तकरीबन 5 साल का गैप होता है। यानी कि 2013 में हुई कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी 2018 में जाके लाइमलाइट में आई। अब ये तो क्लियर है कि आखिर किसकी सरकार के नीचे करोड़ों का घपला हो रहा था। पर 2014 में भी जो फिगर सामने आए वो असल फिगर से कई गुना कम थे। 2-2.5 लाख करोड़ बताया जा रहा NPA अमाउंट का असली फिगर तो 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा था 2014 में ही। दरअसल बैंक्स अपने बैलेंस शीट्स को मैनिपुलेट कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट को अपीज करने के लिए, यानी NPAs का अमाउंट को बहुत हद तक एक्चुअल फिगर से कम दिखाते थे। और ये होता ऐसे था कि जब कोई लोन रीपे नहीं करता था तो वो बैंक उस लोन को रीपे करने के लिए उसी कंपनी या क्लाइंट को वापस लोन देता था, ताकि डॉक्यूमेंट्स पे सब कुछ साफ सुथरा दिखे, अंदर चाहे कितनी ही कीचड़ हो। ये वही पाकिस्तान वाला केस है कि लोन भरने के लिए और लोन लेना और फिर बर्बाद हो जाना। गजब बेइज्जती है। और इसी कारण से असली फिगर्स NPA के सामने नहीं आ पा रहे थे। ये असल फिगर्स जब 2015-16 में एक्चुअली सरकारी रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हुए तो इस पे इन्वेस्टिगेट किया गया। फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन ने बताया कि अधिकांश पैसा NPA 2006 से 2008 के बीच बना था जब UPA सरकार पावर में थी और जब इस पूरे स्कैंडल को छिपाया जा रहा था। यानी NPAs की एवरग्रीनिंग हो रही थी और सबको धोखे में रखा जा रहा था। इस पूरे स्कैम को फोन अलोन नाम दिया गया क्योंकि इस स्कैम में कोई बड़े नेता या लीडर बैंक को फोन करते थे कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को लोन दे दो और बैंक्स फिर उस पार्टी की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करे बिना ही वो लोन्स दे देते थे। पैसा कहाँ जाता था ये अनुमान अब लगाया जा सकता है। विजय माल्या स्कैम में भी काफी पॉलिटिकल बैकिंग के एविडेंसेस सामने आए हैं। शेल कंपनीज और फिक्शस बोरोअर्स के थ्रू भी इस मनी को डाइवर्ट करा जाता था, यानी बिना जांच पड़ताल के लोगों का पैसा जो वो बैंक्स में देते उसको इधर उधर बांटा गया और वो डूब गया। और ये अमाउंट 10 लाख करोड़ था, द बिगेस्ट स्कैम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बट इंडिया इस स्कैम से बाहर कैसे आया? इसके लिए काफी स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई गई और प्लान्ड मैनर में एक्शंस लिए गए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को लाया गया जिसके तहत लोन के रीपेमेंट और पेमेंट को काफी स्ट्रिक्ट बना दिया गया। इतना कि अगर कोई कंपनी लोन रीपे नहीं करती तो वो अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस उस कंपनी को किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया जाता। इस स्कैम को सॉल्व करने के डिले को रोकने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी फॉर्म किया गया, यानी लॉ एनफोर्समेंट को बढ़ाया गया ताकि ग्रीवेंस को जल्दी से जल्दी और इफेक्टिवली एड्रेस किया जा सके। इससे 2.5 लाख करोड़ तक की रिकवरी हो पाई।
इसके बाद बैंक्स को कैपिटलाइज किया गया, यानी उनमें पैसा डाला गया। ये भी काफी प्लानिंग के साथ मल्टीपल इश्यूज को एड्रेस करते हुए किया गया, जैसे कि जनधन योजना के तहत 48 करोड़ बैंक अकाउंट्स खोले गए। डिमोनेटाइजेशन, जिस डिसीजन ने काला धन रखने वालों के होश उड़ा दिए थे, पूरे भारत को सुनसा कर दिया था, वो एक्चुअली एनपीए क्राइसिस से डील करने के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक था, जिससे 17 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में आए ऑल ओवर इंडिया। इसके अलावा बैंक्स का मर्जर हुआ, कई बैंक्स को मर्ज कर दिया गया और इंश्योर किया गया कि बैंक स्टेबलाइज्ड रहे, फेल होने की नौबत ना आए। उसके अलावा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू कैशलेस इकोनॉमी को और डिजिटल ट्रांजैक्शंस को प्रमोट किया गया एंड द रिजल्ट इज क्वाइट एविडेंट। इसके बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को भी रिफॉर्म करा गया, ऑडिट एंड विजिलेंस को बढ़ाया गया, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जैसे ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और एसएफआईओ को और स्ट्रिक्ट किया गया और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए बैंक्स में, जिसमें डेटा एनालिसिस के थ्रू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता था ट्रेंड्स को ऑब्जर्व करके। इसके साथ ही बैंक्स को डिसीजन मेकिंग पावर्स दी गई ताकि सिर्फ ऑथेंटिक क्लाइंट्स को ही लोन मिले और फ्रॉड्स नहीं हो। और इन एफर्ट्स का रिजल्ट इंडियन बैंक्स के प्रॉफिट्स में विजिबल भी है, जहां एसबीआई का Q1 के प्रॉफिट में पिछले साल से 178% का इंक्रीज है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 88% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज का फिगर सामने आया है। कैनरा बैंक में 75%, पंजाब नेशनल बैंक में तो 303% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। ऐसा करके इंडिया ओवर द ईयर्स 10 लाख करोड़ के स्कैम से बच पाया। पर क्या होता अगर ये सब नहीं होता? हाल ही में अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक फेल हुए, जिसके कुछ दिन बाद ही फर्स्ट रिपब्लिक बैंक फेल हुआ और उसके बाद हार्टलैंड ट्राई स्टेट बैंक। और अभी तो ये कतार काफी लंबी है, क्योंकि मेनी बैंक्स आर ऑन द रिस्क इंक्लूडिंग द पैकवेस्ट एंड वेस्टर्न अलायंस। जब अमेरिका जैसी बड़ी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इतनी हिल सकती है, तो इंडिया में तो क्या ही होता। बैंक्स फेल होते, इकोनॉमी हिल जाती, इन्फ्लेशन होता, ले ऑफ्स होते, रिसेशन आता और पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डिसबैलेंस हो जाता, पॉवर्टी बढ़ जाती, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती, जिसकी वजह से पब्लिक, आम लोग सबसे ज्यादा सफर करते। और फिर आपका पैसा कहाँ जा रहा है, किसी गलत एक्टिविटी को फंड तो नहीं कर रहा, ये सब जानना क्या इम्पोर्टेंट नहीं था? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन योर फील। जय हिंद।